हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्थ में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग नवपाषाण काल पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने नवपाषाण काल की विशेषताओं को देखा था। इस क्लास में हम लोग नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला स्थल जो हमने लिया है वह लिया है आपका लिंग सुगूर। और ये जो लिंग सुगूर है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। लिंग सुगूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और यहां से आप देखेंगे कि 1824 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा पहली पालिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त की गई थी। कौन सी? पालिशदार कुल्हाड़ी। अब आप समझिएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि नवपाषाण काल से संबंधित पहला औजार किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा प्राप्त किया गया था। कहां से प्राप्त किया गया था? लिंग सुगूर से प्राप्त किया गया था। ठीक ना। जैसे हमने पूरा पाषाण काल में हमने बताया था आपको, ठीक ना, कि पहले कुल्हाड़ी कहाँ से मिली थी, तो पलवरम से मिली थी। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस ने खोजा था। उसी तरह से मध्य पाषाण काल में हमने बताया कि मध्य पाषाण काल से संबंधित पहला औजार किसने खोजा था, तो CL कार्लाइल के द्वारा हमने बताया था। और किन क्षेत्रों से खोजा गया था, तो विंध्य के क्षेत्रों से खोजा गया था। उसी तरह से आपको इसको याद रखना है कि पहला जो औजार मिला है वह कहां से मिला है? लिंग सुगूर से मिला है। अब देखिए, अब अगला स्थल जो हम लिए हैं वह है आपका क्या? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। आप देखेंगे ये मेहरगढ़ परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई चीजें मिली हैं। जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य। जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य कितना? गेहूं की 3 यानी 3 प्रकार के गेहूं और 2 प्रकार के जौ का ये क्या करते थे? उत्पादन करते थे। तो जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य। इसके बाद यदि यहां से बात किया जाए तो विश्व में सर्वप्रथम कपास की कृषि। विश्व में सर्वप्रथम कपास की कृषि सर्वप्रथम कहां पे की गई थी? मेहरगढ़ में की गई थी। इसीलिए कपास की मातृभूमि यदि पूछा जाता है तो किसको कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। यद्यपि जो मेहरगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए कपास की जो जन्म स्थली है वह किसको माना जाता है? भारत को माना जाता है। ठीक ना। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं। किससे? कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, झोपड़ी। ठीक ना। मकान किससे बने हैं? कच्ची ईंटों से बने हैं, या आप कह सकते हैं कि मिट्टी से निर्मित मकान है। और साथ में क्या है? झोपड़ी के भी साक्ष्य हमको यहाँ से क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। और पालिशदार औजार यहाँ से भी मिले हैं। कैसे? पालिशदार औजार। देखिए, आपको यहाँ से ये गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य याद रखने हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक ना। तो इतनी बात को याद रखिएगा। अब देखिए, अब जो अगला स्थल है, ये अगला स्थल जो है वह है आपका बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ पे है? बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक ना। बुर्ज होम कहाँ पे है? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। बुर्ज होम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। यदि पूछ लिया जाता है कि इसका उत्खनन किसने किया है, तो डी टेरी एवं पीटरसन के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ठीक ना। यहां से एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक ना।
मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। किसको दफनाए जाने का साक्ष्य? कुत्ते को। यानी मालिक के साथ किसको दफनाया गया है? कुत्ते को दफनाया गया। देखिए ये जो संकल्पना है ये परलोक की संकल्पना से जुड़ रही है। कुत्ता को तो दफनाया ही गया है, साथ में कुछ अन्य वस्तुओं को भी दफनाया गया है। ये मान्यता है, जैसे हम ये कहते हैं कि मरने के बाद जीवन की संकल्पना, कि व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद भी उसको फला फला चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको मरने के बाद उसके कब्र में वो जिन वस्तुओं का प्रयोग करता था उन वस्तुओं को उसमें क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। इसके बाद गर्तावास। क्या चीज? गर्तावास। गर्तावास, गर्तावास से मतलब क्या? गड्ढागृह। गर्तावास का मतलब क्या? गड्ढागृह। यहां से हमको गड्ढागृह का भी साक्ष्य मिला है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है भुर्ज का वृक्ष। इसका अर्थ क्या है? भुर्ज का वृक्ष। यदि आपसे पूछ लेता है कि बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है भुर्ज का वृक्ष। तो ये तो हमने बुर्ज होम की बात कर लिया। एक और स्थल है जम्मू कश्मीर का जिसको आप कहते हैं गुफ कराल। गुफ कराल, गुफ कराल, ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। जो गुफ कराल है ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और इसका उत्खनन किया गया है A.K. शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? A.K. शर्मा। A.K. शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है कुलाल की गुहा। कुलाल की गुहा से क्या तात्पर्य है? कुलाल मतलब क्या? कुम्हार। कुम्हार जिसमें अपने बर्तनों को पकाता है उसी को कहा गया है क्या? कुलाल। मतलब कुम्हार की गुहा। गुहा यानी आवा, जिसको आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जहां पर मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है। ठीक। इसके बाद अब देखिए यहां से क्या मिला है? यहां से कुछ चीजों के साथ मिले, जैसे सिलबट्टा मिला है। क्या मिला है? सिलबट्टा मिला है। ठीक ना। कृषि, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, विशेषकर गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, इसकी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद क्या? पशुपालन। क्या चीज? पशुपालन। पशुपालन से क्या तात्पर्य है? जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इसको पालतू बनाए जाने का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। साथ में ही अब देखेंगे कि यहाँ से हड्डी की ढेर सारी सुइयां मिली हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलबट्टा याद रखिएगा, ठीक ना। और क्या? हड्डी की ढेर सारी सुइयां। यहां से हमको हड्डी की ढेर सारी सुइयां क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। जैसे हड्डी होती है, हमने पहले भी बताया था कि उसको यदि आप तोड़ देंगे तो आगे वाला पार्ट क्या हो जाता है? काफी नुकीला हो जाता है। तो हड्डी से निर्मित सुइयों के साक्ष्य यहाँ से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इतनी चीजों को आप याद रखिएगा। अब देखिए ये बुर्ज होम हो गया। बुर्ज होम के बाद क्या हो गया आपका? गुफ कराल हो गया। चलिए अगले स्थल की हम लोग बात करते हैं। और अगले स्थल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लहुरा देव। किसकी बात करते हैं? लहुरा देव। लहुरा देव। और ये जो लहुरा देव है यह कहाँ पे है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में चावल के सर्व प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप किसको बताएंगे? लहुरा देव से बताएंगे। ठीक ना। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, यानी चावल की कृषि के सर्व प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? लहुरा देव से मिले हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 8 से 9000 ईसा पूर्व में क्या की जाती थी? चावल की कृषि की जाती थी। अब देखिए
इसके बाद एक और स्थल है जो गंगा घाटी का है, उसको हम कहते हैं कोलडिहवा। कोलडिहवा, ये कोलडिहवा कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। अब ये इलाहाबाद किस नाम से जाना जा रहा है? प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। तो यहां से क्या है, चावल की कृषि का द्वितीय प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की कृषि का द्वितीय प्राचीनतम साक्ष्य। याद रखिएगा, यदि ऑप्शन में दोनों नाम एक साथ दे दें, कोल्डिहवा और लहुरा देव, दोनों नाम एक साथ दे दें, तो आप किसको सही करेंगे? लहुरा देव को सही करेंगे। अन्यथा जो दिया हो आप उसको टिक कर लेंगे। यहां से आप देखेंगे कि लगभग यहां से जो मिला है वह 6500 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द मिलता है। 6500 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसकी की जाती थी? चावल की कृषि की जाती थी। तो इसीलिए आप याद रहें, यदि दोनों नाम एक साथ दे देता है तो आप किसको सही करेंगे? लहुरा देव को सही करेंगे। अन्यथा जो नाम देगा आप उसको टिक कर लेंगे। अब देखिए, कोल्डिहवा के बाद अब हम लोग बात करेंगे ये जो है मगहरा। मगहरा, कोल्डिहवा के बाद हम किसकी बात करेंगे? मगहरा की बात करेंगे। और मगहरा कहाँ पे है? विंध्य क्षेत्र में है। मगहरा कहाँ पे है? विंध्य क्षेत्र में है। यहां से बात की जाए तो यहां से सबसे पहले तो क्या, जौ की कृषि, जौ की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद क्या, गोलाकार झोपड़ी। गोलाकार झोपड़ी, गोलाकार झोपड़ी से तात्पर्य है कि इस तरह की झोपड़ी, जैसे बेलनाकार होता है ना, इस तरह से ऐसे, और यहाँ से ऐसे बना दिया जाता था, तो क्या हो गया यह? गोलाकार झोपड़ी। इसके बाद क्या, स्तंभ गड्ढे। स्तंभ गड्ढे से क्या तात्पर्य है? जैसे नॉर्मल, जैसे बांस वांस गाड़ने के लिए, चाहे कोई बल्ली गाड़नी हो, तो उसको हम क्या करते हैं? पहले जमीन की खुदाई करते हैं ना, जमीन की खुदाई करने के बाद उसमें हम बांस को चाहे बल्ली को गाड़ देते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं? मकान बनाते हैं। तो इस तरह के स्तंभ गड्ढे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन गड्ढों को पहले खोदा जाता था, उसमें बांस या बल्ली डाल करके मकान क्या किए जाते थे? बनाए जाते थे। तो इसी को कहा गया है स्तंभ गड्ढे। और एक बात याद रखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिला है, क्या, कि एक बर्तन पर रस्सी की छाप। एक बर्तन पर रस्सी की छाप। एक बर्तन पर रस्सी की छाप से क्या तात्पर्य? जैसे एक बर्तन मिला है, उस बर्तन के ऊपर ऐसा लग रहा था कि जैसे रस्सी क्या की गई है? लपेटी गई हो। जैसे समझिएगा, यदि आप लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से यदि लगाव होगा तो अब तो धीरे धीरे बहुत सी प्रथाएं, बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे अब समाप्त हो रही हैं। पहले होता क्या था, मैं विशेषकर यदि अपने क्षेत्रों की बात करूं, पूर्वी यूपी की बात करूं विशेषकर, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो गुड़ होता था, इसको राब आप लोग बोलते हैं, कि कहीं कहीं राब बोला जाता है, मतलब जो बिल्कुल ये आप कह सकते हैं तरल वाला जो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको मिट्टी के घड़े में रखा जाता था, उसको हम लोगों की तरफ कुंडा बोलते हैं। कुंडा, वो काफी बड़ा बड़ा होता था। तो उस कुंडे के ऊपर क्या होता था कि पहले मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद उसके चारों तरफ से रस्सी क्या की जाती थी? लपेट दी जाती थी। क्यों लपेटी जाती थी? ताकि उसकी और मजबूती के लिए, कि घड़ा जो है वो और क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। तो उसी तरह का एक बर्तन मिला है जिसके ऊपर रस्सी की छाप क्या होती है? मालूम पड़ती है। अब देखिए, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे 3 स्थलों की हमने बात किया है, लहुरा देव, कोल्डिहवा और क्या, मगहरा। अब देखिए, अब जो अगला स्थल है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, वह है चौपानी मांडो। कौन सा स्थल है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो की बात करेंगे हम लोग। चौपानी मांडो, और ये चौपानी मांडो कहाँ पे है? आपका इलाहाबाद में। याद रखिएगा, चूंकि इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद इस तरह से कुछ हमारे अंदर रच बस गया है कि मैं अक्सर इलाहाबाद बोल देता हूँ, लेकिन मेरे इलाहाबाद कहने का मतलब क्या है? प्रयागराज, क्योंकि ये प्रयाग हो गया है। ठीक ना? तो अब समझिएगा,
चौपानी मांडो से क्या मिला है? चौपानी मांडो से हमको मृदभांड का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? मृदभांड का साक्ष्य। मृदभांड का साक्ष्य मतलब क्या? मृदभांड मतलब क्या? मिट्टी का बर्तन। मृदभांड मतलब क्या? मिट्टी का बर्तन। समझिएगा, शायद मैं नवपाषाण काल की विशेषता में एक पॉइंट मैं भूल गया हूँ। मृदभांड निर्माण कला का भी विकास यहाँ पर होता है, शायद मैं वहाँ पे नहीं बताया, मेरे दिमाग में नहीं आया उस टाइम। तो मृदभांड निर्माण कला से क्या तात्पर्य है? चूंकि अब यहाँ तक आते आते जो मनुष्य है वह मिट्टी के बर्तन बनाएगा और उन मिट्टी के बर्तनों में अपने दैनिक भोज्य सामग्री को क्या करता है? पकाता है, चाहे चावल हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, ठीक ना। पालिशदार तस्तरी मिली हैं, मटके का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक ना। तो कुल मिला के जिन बर्तनों का प्रयोग आज हम स्टील के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं, पहले के लोग मिट्टी के बर्तनों का वो सब सारी चीजों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ से इस प्रकार की कृषि का साक्ष्य मिला है। इसके बाद एक बात और याद रखिएगा, मधुमक्खी 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 की छत्ती, मधुमक्खी की छत्ते जैसी झोपड़ी। मधुमक्खी की छत्ते जैसे झोपड़ी से क्या तात्पर्य है? जैसे मधुमक्खी जिस तरह का अपना छत्ता लगाती है, यहाँ से उसी प्रकार की एक झोपड़ी का साक्ष्य मिला है। तो मधुमक्खी की छत्ते जैसी झोपड़ी और ज्यामितीय आकार के औजार, ज्यामितीय आकार के औजार यहाँ से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अब देखिए, बिहार का एक अगला स्थल है, उसका नाम है चिरांद। क्या है? चिरांद। ये बिहार में है। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है। और यहाँ से हमको मिलता है हिरण की सींग पर निर्मित औजार। यानी हिरण की सींग पर, यानी हिरण की सींग आपने देखा है काफी लंबी लंबी होती है, उसी के ऊपर क्या किया गया है? औजार बनाया गया है। तो हिरण की सींग पर निर्मित औजार। इसके बाद क्या? वरुडीह। वरुडीह ये भी कहाँ का है? ये भी बिहार का स्थल है। ये भी बिहार का स्थल है। और यहां से आप देखेंगे कि वरुडी से क्या है? स्लेटी एवं काले रंग का मृदभांड मिला है। क्या? स्लेटी एवं काले रंग का मृदभांड। स्लेटी कलर के और काले रंग के मृदभांड यहाँ से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमने बताया कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग वह विभिन्न प्रकार की भोज्य सामग्री को बनाने के लिए कर रहा है। अब देखें, ये जो अगला स्थल है ये कर्नाटक वाले क्षेत्रों में है। मास्की, संगनकल्लू, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और क्या? हल्लूर। जैसे कभी कभी लोकेशन भी पूछ लेता है तो इसको याद रखिएगा। अब आप ये जो संगनकल्लू और पिकलीहल जो आप देख रहे हैं, यहां से राख के टीले से क्या तात्पर्य है? ऐसा लगता है कि जैसे दक्षिण भारत के लोगों के जीवन में जो कृषि था वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और वहां के लोग पशुओं के गोबर को एक जगह एकत्र करते थे। कालांतर में किसी कारण से आग लगी होगी और आधुनिक समय में जब इन स्थानों की खुदाई हो रही थी तो जगह जगह से हमको राख के टीले प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे दक्षिण भारत के जो स्थल हैं उनके जीवन में जो पशुपालन था एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, ठीक ना। अब देखें, तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ पर एक स्थल है, क्या? पय्यमपल्ली, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से भी पशुओं के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। इसके बाद औदय, तमिलनाडु का ही एक स्थल है औदय। यहां से आपको शिशु कपाल मिला है। क्या मिला है? शिशु कपाल, मतलब एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। इसके बाद क्या है? हथनोरा। ये हथनोरा जो है ये नर्मदा नदी के तट पर है। कहां पे है? नर्मदा नदी के तट पर है। और यहां से आप देखेंगे कि मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला, यानी एक मानव खोपड़ी मिली है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका
नवपाषाण काल के सारे महत्वपूर्ण स्थल समाप्त होते हैं और आप इन स्थलों को अवश्य पढ़िएगा। पहली वीडियो और दोनों वीडियो को एक साथ मर्ज करके आप देखिएगा। फिर मैं लास्ट में एक बार यही कहूँगा कि इस चैनल का प्रचार करिए, अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़िए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।